हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी और साथ में एक वर्नर्स थ्योरी को स्टडी करा था, जिसके अंदर हमने ये फाइंड आउट करा था कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है और उसको हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिवाइड करके समझा था। अब आज के लेक्चर में हम उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर यूज करेंगे, ताकि आपको ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन चैप्टर थोड़ा और क्लियर हो सके। क्योंकि जो आज हम बेसिक टर्म्स यूज करेंगे आने वाले चैप्टर के अंदर आगे जितने भी लेक्चर्स आएंगे उसमें कहीं ना कहीं ये टर्म्स यूज हो रही होंगी। सो आपको पहले ही क्लैरिटी देने के लिए हम इन टर्म्स को पहले स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही देख लेते हैं और उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। सो हमने एक बेसिक एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिडर करा है, विच इज K4FeCN6, जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करा है। अब सबसे पहले इस K4FeCN6 को डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस सेंट्रल मेटल एटम के लिए। तो यहाँ पर अगर आप इसकी प्राइमरी वैलेंसी फाइंड आउट करोगे, जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, ये K4 है, विच मीन्स पोटेशियम के 4 एटम्स हैं बाहर, और पोटेशियम में हमें पता है एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो यहाँ ओवरऑल +4 होगा, जिसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल पे -4 चार्ज होगा। सो अब यहाँ पर आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको लेट से आपने x कंसिडर कर लिया। सो +6 आपके -1 चार्ज के लिगेंड्स हैं, क्योंकि साइनाइड पे क्या होता है Cn-1। सो 6 × -1 विच इज इक्वल टू ओवरऑल -4। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी +2। सो इसका मतलब है कि यहाँ जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो +2 के इक्वल है, और सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। 6 हमारे लिगेंड्स अटैच्ड है डायरेक्टली टू द सेंट्रल मेटल, तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी इसका जो वैलेंसी है वो 6 हो जाएगी। सो हमने यहाँ से वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड आउट कर ली। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हमने बोला था कि हमारे पास ये बीच में जो सेंट्रल एटम होता है ये सेंट्रल मेटल है, जिससे हमारे लिगेंड्स कोऑर्डिनेटली अटैच्ड होते हैं। यानी आप एक तरीके से इनको इस तरीके से शो कर सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से, कि लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं इस सेंट्रल एटम को। तो ये जो सेंट्रल एटम है या सेंट्रल मेटल है, ये आपके पास ये बीच में जो भी मेटल आयन होगा उसे आप सेंट्रल मेटल बोलोगे। जरूरी नहीं है मेटल आयन हो, नॉर्मल मेटल भी हो सकता है। आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बेसिक एग्जांपल जैसे NiCO4। NiCO4 के केस में आपके पास निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, विच मीन्स यहाँ पर निकल आपके पास सिंपल एक सेंट्रल मेटल होता है, जिसके सराउंडिंग में 4 CO लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये हमारे पास लिगेंड्स है जो कि हमारे कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पर शो कर रहे हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी लिगेंड्स के बारे में देखा हुआ है। और ये ओवरऑल एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। सो ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, ये मेन हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। सो ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। और इसके बाहर जो आपके पास आयंस प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप बोलते हो काउंटर आयंस और आयनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि ये आपके अलग से आयनाइज होते हैं और ये आपका एक टोटल आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको आयनाइज करने पे आपको 4 पोटेशियम के आयंस मिलेंगे, प्लस साथ में एक FeCN6 4 नेगेटिव का आयन मिलेगा। सो इस तरीके से इसकी आयनाइजेशन होती है। तो आई होप आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर सारा का सारा समझ आ गया होगा। और ये कुछ टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर भी। हम यहाँ पर इन टर्म्स को दोबारा से डिफाइन करेंगे और कुछ नई टर्म्स को देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो सबसे पहले आपके पास है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हमारे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो इसे आप डिफाइन कैसे करोगे, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, या तो मेटल एटम हो सकता है या आयन हो सकता है। यहाँ पर वो एटम है क्योंकि कोई चार्ज नहीं है मेटल पे, और यहाँ वो आयनिक फॉर्म में क्योंकि इस पे +2 चार्ज है। बॉन्डेड टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स, जो कि किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डेड है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं लिगेंड्स। सो ऐसे हमारे पास जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आती है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं इन्हें हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो दिस वाज अबाउट कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म। योर नेक्स्ट टर्म इज सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन। अब यहाँ पर हम ये भी देख चुके हैं सेंट्रल एटम और सेंट्रल आयन आपका वो मेटल एटम होता है जो कि हमारे मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है,
जिससे बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हमारे लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं। सो इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही द एटम और द आयन टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप्स आर बाउंड इन अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, किसी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट से जब हमारे ये आयंस इस मेटल के साथ फिक्स होते हैं, तो उस टाइम पर जो ये सेंट्रल एटम होता है इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल एटम और आयन। इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम और आयन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ NiCO4 ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जिसमें ये जो बीच वाला हमारा एलिमेंट है इसके साथ ये फिक्स नंबर में लिगेंड्स अटैच्ड है। तो ये हमारे पास जो बीच वाला एटम है जिसे हम बोल रहे हैं निकल विच इज अ मेटल, ये हमारा सेंट्रल एटम है इस मॉलिक्यूल के लिए। सिमिलरली इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आयरन +3 स्टेट में आपके पास यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है क्योंकि इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो दिस वाज अबाउट सेंट्रल एटम और आयन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म विच इज लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं? जो ये सेंट्रल मेटल आयन के अराउंड सराउंडिंग में बॉन्डेड होते हैं इसके साथ विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उन्हें हम बोलते हैं लीगेंड्स। सो द आयंस और द मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड एज लीगेंड्स। वो हमारे आयन और मॉलिक्यूल्स जो सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर विद द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे आयंस को हम बोलते हैं लीगेंड्स। ये आपके सिंपल आयंस भी हो सकते हैं जैसे क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन एक्सेट्रा। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे अमोनिया, वाटर। कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कि आपके पास ये मिथाइल डायमीन है, आपके पास ये हमारा ट्राइमिथाइलमीन है, सॉरी दिस इज नाइट्रिलो ट्राइथाइलमीन। कुछ बड़े बड़े और भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कोई प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स आपका एक तरीके से अटैच्ड हो किसी सेंट्रल मेटल के साथ, तो वहां पर भी आपके किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि लीगेंड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले तो हमें ये पता था कि लीगेंड कोई नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, बस उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए डोनेट करने के लिए। सो आयन और मॉलिक्यूल के बारे में हमें ऑलरेडी पता था, बट ये इतने टाइप के होते हैं ये हमें अभी पता लगा है, जिसमें हमने देखा कि कुछ सिंपल आयंस होते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ बहुत ही बड़े इवन मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं सेंट्रल मेटल के साथ अटैचमेंट होने पे, बस उनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए। बट लीगेंड्स सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होते, हम लीगेंड्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कैसे गैदर कर सकते हैं? हम इन्हें डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स। सो जब हम लीगेंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उस केस में लीगेंड्स को क्लासिफाई करा हुआ है डोनर साइट्स के बेसिस पर। डोनर साइट्स का क्या मतलब है कि आपका जो लीगेंड है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है, लेकिन वो जब डोनेट कर रहा है तो वो कितनी ऐसी पोजीशंस है जिस उसके पास कि वो डोनेट कर सकता है, कि एक ही एटम से डोनेट कर रहा है, 2 एटम से डोनेट कर रहा है, 3 एटम से डोनेट कर रहा है, या फिर अलग अलग एटम से एक साथ डोनेट कर रहा है, या फिर एक बारी में एक, दूसरी बारी में दूसरी साइड से डोनेट कर देता है। ऐसे अलग अलग टाइप के हमारे पास लीगेंड्स हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम उन्हें डिस्कस करेंगे। डोनर साइट्स में सबसे पहले हम यहाँ पर उनके नंबर के बेसिस पर डिस्टिंग्विश करेंगे उन्हें, कि हमारे जो लीगेंड हमने कंसिडर करा है वो एक साइट है उसके पास डोनेशन के लिए, 2 साइट है डोनेशन के लिए, 3 है या 3 से ज्यादा साइट्स है। तो यहाँ पर डोनर साइट्स के बेसिस पर हम यहाँ पर लीगेंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। जब हम डोनर साइट्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं लिगेंड्स की, तो उस केस में हमारे पास आता है यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। आपको यहाँ वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, यूनी मीन्स 1, डाई मीन्स 2 और पॉली मीन्स मेनी। तो इसका क्या मतलब है कि यूनिडेंटेट में हमारे पास सिंगल डोनर साइट्स होंगी या सिंगल डोनर एटम होंगे, वहीं डाइडेंटेट के केस में क्या होगा, 2 डोनर साइट्स होंगी, और पॉलीडेंटेट के केस में मोर देन 2 डोनर साइट्स प्रेजेंट होंगी। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अगर हम सिंगल डोनर साइट्स में तो हमारे बिल्कुल सिंपल लिगेंड्स हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ऐसे आपके पास सिंगल डोनर साइट्स वाले आपके पास लिगेंड्स हैं, जिनमें आप क्या करोगे, जब आप किसी मेटल के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन शो करोगे तो वो एक साइड से ही ऐसे डोनेशन शो करेंगे। वहीं अगर हम डाइडेंटेट लिगेंड्स की बात करते हैं जिनके 2 डोनर साइट्स हैं, वहां पर हमारा जो एक लिगेंड है वो एक बारी में 2 साइड से डोनेट करे। जैसे ये ऑक्सलेट लिगेंड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑक्सैलिक एसिड से बना है। ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारे पास H2C2O4, यहाँ से 2 H पॉजिटिव रिलीज हो जाते हैं, और 2 H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद हमारे पास बचता है C2O4 2 नेगेटिव, जो कि इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये जो सेंट्रल मेटल है ना, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के जो दोनों नेगेटिवली चार्ज, इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों एक साथ डोनेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या बनता है, एक ऐसा लिगेंड जो 2 डोनेशन साइट्स रखता हो और एक बारी में 2 साइड से डोनेट करता हो। तो ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे इथाइलिन डायमीन।
यहाँ पर आपके पास ये इथेन डायमीन और इथाइलिन डायमीन बोल सकते हो आप इसे, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। यहाँ नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, सो ये क्या करता है, डोनेट कर देता है अपने लोन पेयर्स मेटल की तरफ। तो इस तरीके से ये भी हमारे डाइडेंटेट लिगेंड्स की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे ही जब हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की बात करते हैं तो 2 से ज्यादा डोनर साइट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगेन नाइट्रिलो ट्राइथेनामीन, इस केस में आपके पास डिफरेंट डोनेशन साइट्स हैं। यहाँ पर 3 डोनेशन साइट्स इस अमोनिया की NH2 वाले ग्रुप की और 1 डोनेशन साइट इस नाइट्रोजन की। ऐसे ही EDTA4 में भी आपके पास टोटल 6 डोनेशन साइट्स हैं। EDTA4 is ethylene diamine tetraacetate। ये इथाइलिन, दिस इज डायमीन एंड दीज आर टेट्राएसीटेट। ये 4 एसीटेट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि EDTA4 में 2 तो नाइट्रोजन की डोनेशन साइट्स हैं और 4 हमारे पास ये ऑक्सीजन की डोनेशन साइट्स हैं। इसका मतलब है कि ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 6 डोनेशन साइट्स हैं इसके पास। एक बारी में ये 6 साइट से डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल को, और यहाँ पर ये सेंट्रल मेटल के बेसिस पर ही अपने डोनेशन साइट्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। मतलब अगर सेंट्रल मेटल को सिर्फ 4 ही डोनेशन साइट्स की रिक्वायरमेंट है और आपके पास कॉम्प्लेक्स में EDTA4 एज अ लिगेंड है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसके 4, आपको ऑब्जर्व होगा कि वो अपनी 4 साइड से ही डोनेशन शो कर रहा है, बाकी 2 साइड्स पर उसने अपनी कैप लगा ली। मतलब कोई ऐसी पोजीशन हाइड्रोजन अटैच कर लिया उस पोजीशन पर कि यहाँ से डोनेशन नहीं होगी। सो ऐसे हमारे पास टेंडेंसी होती है EDTA4 का, ऐसा बिहेवियर भी एग्जिस्ट करता है कि ये अपने मेटल एटम के बेसिस पर ही जो हमारी डेंटिसिटी, आप एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो इसके डोनेशन साइट्स हैं उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। और ये जो हमारे जितने भी डोनेशन साइट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड। डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो ये लिगेंड्स हैं, एक लिगेंड कितनी पोजीशन से डोनेट कर सकता है अपने दूसरे मेटल एटम को, तो वो जितनी पोजीशन से डोनेट कर सकता है, जितनी उसके पास डोनर साइट्स हैं, वो उसकी डेंटिसिटी को डिटरमाइन करता है। यहाँ पर हम उसको यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट बोल रहे हैं ना। डाई मतलब 2 डोनर साइट्स, यूनिडेंटेट मतलब 1 डोनर साइट। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ हम उसकी डेंटिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि डेंटिसिटी के बेसिस पर भी हमने यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन करी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारे पास लिगेंड की डोनेटिंग साइट है, तो यहाँ पर ये डेंटिसिटी इसकी मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट है। इसकी डेंटिसिटी 2 है, इसकी डेंटिसिटी 1 है, इसकी डेंटिसिटी हमारे पास 6 है, इसकी डेंटिसिटी 4 है। इसी तरीके से हर एक लिगेंड की अपनी कुछ डेंटिसिटी होती है। सो इस तरीके से आप डेंटिसिटी के बेसिस पर भी डिफिनेशन दे सकते हो लिगेंड्स की। ऐसे ही जब हम और थोड़ा लिगेंड को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ और टर्म्स आती हैं उसके अंदर, जैसे कि चिलेट लिगेंड। चिलेट लिगेंड कौन से लिगेंड्स होते हैं? चिलेट लिगेंड्स वो डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जो एक बारी में 2 या 2 से ज्यादा डोनेशन साइट्स को यूज करते हैं किसी एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ बाइंड होने के लिए। और ऐसे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, वो जो हमारे कॉम्प्लेक्स जिस लिगेंड से बनते हैं उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स यूजेस इट्स ओन 2 or more donor sites to bind to a single metal atom और ion, it is called said to be a chelate ligand। अब ये जो चिलेट लिगेंड होते हैं ये बनते कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक मेटल एटम लिया है जिसके साथ मैंने इथाइलिन डायमीन के कॉम्प्लेक्सेस बनाए हैं। अब ये जो इथाइलिन डायमीन है एक डाइडेंटेट लिगेंड है जिसकी एक बारी में 2 डोनेशन साइट्स हैं। तो यहाँ से ये 2 डोनेशन साइट से यूज करके अपने डोनर दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी वो डोनेशन दिखा रहा है। सो ये जो आपके पास ये फॉर्मेशन हुई है, एक तरीके से क्या हो रहा है, चिलेशन हो रहा है। जब हम ऑर्गेनिक में चिलेशन इफेक्ट की बात करते हैं तो चिलेशन क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी तो रिंग ही तो फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास ये जो ओपन लिगेंड था उसने अब क्लोज रिंग की फॉर्मेशन कर ली है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्लोज रिंग की फॉर्मेशन हुई है। सो जब भी ऐसे आपके पास किसी क्लोज रिंग की फॉर्मेशन होती है यूजिंग अ लिगेंड, उस लिगेंड को हम चिलेट लिगेंड भी डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को एक ही कैटेगरी में रखना है तो उन्हें आप चिलेट लिगेंड्स की कैटेगरी में रख सकते हो। और ये जो हमारे पास चिलेट लिगेंड से कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। और दीज चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मच मोर स्टेबल देन द अदर कॉम्प्लेक्सेस जहां पर रिंग फॉर्मेशन नहीं होती है। रिंग फॉर्मेशन में आपको ध्यान रखना है कि रिंग फॉर्म होने का मतलब है वहां पर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना है चिलेट लिगेंड्स की वजह से, चिलेट कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा स्टेबल नेचर का होता है। अगर आप इसके सामने कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंसिडर करते हो जिसमें चिलेशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके सामने एक ऐसा लिगेंड कंसिडर करूं जिसमें बन तो 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स रहे हैं बट यहाँ पर चिलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई और ही, लेट से मैंने कोई एक्स लिगेंड कंसिडर करे जिनकी यूनिडेंटेट साइट्स हैं, तो उस केस में यहाँ पर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स आएगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पर चिलेशन इफेक्ट आ रहा है और चिलेशन से हमेशा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।
सो आई होप आपको चिलेट लिगेंड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स और चिलेट लिगेंड्स में ये भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि कैसे किसको डिफाइन करना है। डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को हमने डेंटिसिटी के बेसिस पर डिफाइन करा है कि जिनकी हमारी डेंटिसिटी 2 होगी उन्हें हम डाइडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे, जिनकी डेंटिसिटी 2 से ज़्यादा होगी उन्हें पॉलीडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। और इनको एक साथ कैटेगराइज कर सकते हो आप चिलेट लिगेंड्स के अंदर, जो कि रिंग फॉर्मेशन करवाते हैं, क्योंकि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स है ये मैंने डाई कंसिडर करा है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के केस में भी क्या होगा, 3-4 डोनेशन साइट्स होंगी, बनाते तो वो एक साथ रिंग ही बनाएंगे ना, क्योंकि वो जब सारी जगह से बंद हो जाएंगे तो एक क्लोज रिंग की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर आपके पास एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बन के आता है, जो कि एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से काफी ज्यादा स्टेबल होता है। नॉर्मल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई चिलेट लिगेंड एग्जिस्ट नहीं करता है। So this was all about the chilate ligand. Now let's move on towards the another term, which is ambidentate ligands. एम्बीडेंटेट लिगेंड से पहले डेंटिसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स और द नंबर ऑफ डोनर साइट्स इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी ऑफ अ लिगेंड, कि हमारा जो एक हमने लिगेंड कंसीडर करा है वो कितनी डोनर साइट्स उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसे हम डेंटिसिटी से डिफाइन करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी आ गई है। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को हम ऑलरेडी हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स से बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर उसके बारे में बता देती हूँ। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो एक बारी में एक ही साइड से डोनेशन शो करते हैं, बट उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो दूसरी साइड से भी डोनेशन शो कर सकते हैं, बट वो दूसरे केस में करेंगे। दूसरे केस का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड लिगेंड के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास CN नेगेटिव लिगेंड है, इस केस में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों हमारे डोनर साइड्स की तरह वर्क कर सकते हैं, पर एक बारी में सिर्फ एक ही डोनेशन होगी, यानी या तो वो कार्बन की साइड से डोनेशन करे या वो नाइट्रोजन की साइड से डोनेशन करे। अगर उसने कार्बन की साइड से कर दिया तो कार्बन के साथ ही हमारी डोनेशन आएगी, और अगर नाइट्रोजन से कर दिया तो सिर्फ नाइट्रोजन के साथ। ऐसा नहीं है वो एक बारी में दोनों के साथ कर जाए, एक बारी में एक के साथ, दूसरी बारी में दूसरी के साथ। चाहे आप सिंगल एक ही मेटल एटम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देख रहे हो, वो एक बारी में नाइट्रोजन के साथ शो कर सकता है और दूसरी बारी में वो कार्बन के साथ शो कर सकता है। सेम पॉइंट पे वो दोनों के साथ बाइंडिंग शो नहीं कर सकता। सो ऐसे लिगेंड्स को जहां पर हमारे दो डोनेशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं, बट वो डोनेशन साइट्स एक बारी में सिर्फ एक ही फंक्शनल होती है, उन लिगेंड्स को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सो द लिगेंड्स व्हिच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स, दो डिफरेंट एटम्स से वो लिगेशन शो कर सकते हैं, इज कॉल्ड एज एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, बट लिगेट ओनली एट वंस फ्रॉम वन एटम, यानी कि एक बारी में ही सिर्फ एक साइड से डोनेशन करेंगे, दूसरी साइड से नहीं करेंगे। फंक्शनल सिर्फ उनकी एक ही साइड होती है एक बारी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइनाइड CN नेगेटिव, NO2 SCN नेगेटिव। सो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ऐसे लिगेंड जिसमें हमारे पास दो डोनेशन साइट्स हैं, बट फंक्शनल एक बारी में सिर्फ एक होती है। सो इस तरीके से हमने लिगेंड्स को अलग अलग फॉर्म में कैटेगराइज करके उसके अलग अलग टर्म्स को भी समझ के देख लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट लिगेंड्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर टर्म फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो हमने ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंसीडर करी है, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ कितने हमारे सराउंडिंग में लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर्स एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। वो नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग में है, उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल PtCl6 2 नेगेटिव, यहाँ प्लैटिनम के साथ 6 क्लोराइड आयंस डायरेक्ट अटैचमेंट में है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सिमिलरली आपके पास ये जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है विच इज आयरन ऑक्सलेट का थ्राइस, यहाँ पर आपके पास अगर आप देखो तो देखने पे लग रहा है कि 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि यहाँ 3 लिगेंड्स हैं। बट अगर आप ध्यान में रखो तो जो हमने ये ऑक्सलेट C2O4 कंसीडर करा है, C2O4 2 नेगेटिव, इस तरीके से एग्जिस्टेंस है इसकी। और इस तरीके की एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? हमने ये डाइडेंटेट लिगेंड्स में स्टडी करा था, यानी एक बारी में दो डोनर साइट्स प्रेजेंट है। सो अगर ये एक बारी में दो जगह से बॉन्डेड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो डबल काउंट होगा, क्योंकि ये दो डायरेक्ट अटैचमेंट शो कर रहा है। सो अगर एक हमारा लिगेंड दो डायरेक्ट अटैचमेंट शो कर रहा है तो 3 लिगेंड्स टोटल 6 डायरेक्ट अटैचमेंट शो करेंगे। सो यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये जो लिगेंड कंसीडर कर रहे हो, इसकी डेंटिसिटी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास एक निकल अमोनिया का लिगेंड है। इस केस में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो सिर्फ एक ही डोनर साइड से अटैक करता है। अब यहाँ पर ये जो आपने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करा है, इस कोऑर्डिनेशन नंबर को आपने यहाँ से तो सीख लिया कि अगर 2 डोनर साइड्स हैं, 3 डोनर साइड्स हैं, तो उन्हें कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करना है। बट अब अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको हाइपोथेटिकल कोई कॉम्प्लेक्स बना के दे दिया, या फिर अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट भी करता है जहां पर इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अलावा कोई पाई बॉन्ड भी बन रहा है,
हम यूजुअली यहाँ पर इनको सिग्मा पाई बॉन्ड्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इज व्हाट, अगर सिंगल आपके पास कोई डायरेक्ट बॉन्ड आ रहा है तो। पाई बॉन्ड क्या होता है, अगर उसके अलावा कोई और बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है तो सिग्मा के साथ में। सो हम उसको भी कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको भी काउंट कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया जिसमें मैंने इधर से ऐसे ये बना के दे दिया, अब यहाँ कुछ लीगेंड्स लगे हुए हैं। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका 5 शो कर देंगे। कैसे करेंगे, ऐसे बोलेंगे मैम 3 तो ये हो गए, 4th ये और 5th ये, बट ये जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है तो सिंगल एटम के साथ ही तो आ रहा है, तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड आता है विच इज पाई बॉन्ड, इसे आप काउंट नहीं करोगे। आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करोगे हमेशा जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर को आइडेंटिफाई करोगे। सो आइडेंटिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है, डेंटिसिटी के बेसिस पर देखना है, जितनी डेंटिसिटी होगी और जितना वो बॉन्डिंग शो करेगा उतना ही हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और पाई बॉन्ड्स को कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट नहीं करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टर्म विच इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन एंटिटी वाला ही है, बस आपका नेम डिफरेंट है। यहाँ पर से जो आपकी डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है। द सेंट्रल एटम और द आयन एंड द लिगेंड्स अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है, दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये FeCN6 आपका स्क्वायर ब्रैकेट में है, सो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और वहीं इसके जो बाहर हमारे आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंटर आयंस। तो ये जो पोटेशियम है आपके पास, ये क्या है, काउंटर आयंस और आयनाइजेशन स्फीयर। सो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, आयनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट वी हैव इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन को भी हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने क्या देखा था कि पॉलीहेड्रॉन हमारा एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि स्पेस में किस तरीके से वो अरेंज्ड है उसे हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। केमिकल बॉन्डिंग में हमने उसे ज्योमेट्री और शेप में डिफाइन करा था, यहाँ पर उसे हम पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। सो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स एटम विच are directly attached to the central atom or ion is called coordination polyhedron। सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में जो लीगेंड्स डायरेक्ट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, जिस स्पेशल अरेंजमेंट वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि अरेंजमेंट वो फॉर्म कर रहे हैं उस सेंट्रल मेटल के अराउंड में, उन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर अलग अलग पॉलीहेड्रॉन्स की एग्जिस्टेंस है, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल और स्क्वायर बायपिरामिडल। यहाँ ऑक्टाहेड्रल में देखो आपके पास क्या हो रहा है, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है वो आपके ऑक्टाहेड्रल फॉर्म करेंगे। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर पॉलीहेड्रॉन्स फॉर्म करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले ट्राइगोनल बायपिरामिडल बनाएंगे या फिर स्क्वायर बायपिरामिडल बनाएंगे। कौन से कॉम्प्लेक्सेस क्या बनाएंगे वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। अभी बस आप बेसिक टर्म्स को क्लियर करते जाओ कि पॉलीहेड्रॉन का क्या मतलब होता है, किस कोऑर्डिनेशन नंबर से कौन सा पॉलीहेड्रॉन आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। बस इतना ही थोड़ा सा ध्यान में रखो, किसका क्या बनेगा वो तो हम आगे देख ही लेंगे और समझ ही लेंगे, उसी के लिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टर्म विच इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब आप ये सारी टर्म्स देख के बोलोगे कि मैम ये सारी टर्म्स तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बिल्कुल करेक्ट, एक तरीके से आपकी रिवीजन ही हो रही है, बट ये सारी टर्म्स समझना जरूरी है क्योंकि एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए आप सबको, ताकि आप यहाँ उन्हें अपने आंसर्स के अंदर मेंशन कर सको। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी if all the ligands are removed along with the electron pair that are shared with the central atom। अब ऑक्सीडेशन नंबर को अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में बोलें तो हम ऐसे बोल देते हैं कि जो भी हमारे उस सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज होगा ना, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर बोल देते हैं। बट उसे आप डिफाइन कैसे करोगे, प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए। वो डेफिनेशन आपके पास ये है जिसमें क्या बोला है कि वही बताया हुआ है कि चार्ज हमारे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर प्रेजेंट है, बट वो चार्ज आप कैसे फाइंड आउट करते हो, जब आप उसके सारे लिगेंड्स रिमूव कर देते हो और वो जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं उन्हें भी रिमूव कर देते हो, तो जो चार्ज आता है उसके ऊपर उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। क्यों ऐसे क्यों हमने फाइंड आउट करा, क्योंकि जो चार्ज होगा उसके ऊपर जितनी उसके पास डेफिशिएंसी होगी उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा उस बेसिस पर उसके लिगेंड्स आएंगे। सो हमारे पास यहाँ पर अगर आप उन लिगेंड्स को और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दोगे तो यहाँ पर उसके पास अगेन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी और वो अपने उस पॉजिटिव चार्ज को शो करने लग जाएगा। सो यहाँ हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपने वही इक्वेशन वाले मेथड से। इसको हम x कंसिडर कर लेंगे, Cn का हमें पता है -1 होता है, सो x प्लस 4 Cn के लिए -1 इट इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी +1। सो यहाँ आपका जो कॉपर है ये +1 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे नहीं करते हो कभी भी, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जब ऑक्सीडेशन नंबर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं फॉर सेंट्रल मेटल, उसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे करते हैं, यानी रोमन नंबर्स में आप उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करोगे।
सो यहाँ पर आप इसे कॉपर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कॉपर ब्रैकेट में उसके रोमन न्यूमरल्स में उसके ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करोगे। सो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। सो दिस वॉज अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। Now let's move on towards our next term, which is homoleptic और heteroleptic complexes. होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस से थोड़ा सा वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा। होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, और कॉम्प्लेक्स तो हमें पता है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो आप वर्ड से आइडेंटिफाई करो तो आप क्या समझ पाओगे कि होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें हमारे लीगेंड सारे के सारे सेम हो, तभी तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आएगा। कॉम्प्लेक्स के लिए हमें मेटल चाहिए, लीगेंड्स चाहिए। मेटल तो आपके पास एक है ही, लीगेंड्स आपके चेंज हो सकते हैं। सो अगर आपने उन लीगेंड्स को सेम कर दिया तो वो क्या बनाएंगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर आपने अलग अलग लीगेंड्स ले लिए तो वो आपके बनाएंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। बस यही आपको यहाँ डिफाइन करना है। सो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप्स, सिर्फ एक तरीके के डोनर ग्रुप्स और लीगेंड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल CONH3 6, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ सारे अमोनिया के लीगेंड्स अटैच्ड है। सो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और वहीं अगर कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल एटम आपके दो या दो से ज्यादा या फिर आप कह सकते हो अलग अलग तरीके के डोनर ग्रुप्स और लीगेंड से अटैच्ड होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल CONH3 Cl2, हमारे दोनों कोबाल्ट के ही कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट यहाँ हमने सारे अमोनिया लीगेंड्स कंसीडर करे थे। यहाँ 4 अमोनिया है, 2 क्लोराइड है, 2 अलग अलग लीगेंड्स आ गए ना, तो इस वजह से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपको होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आई होप आपको सारी की सारी टर्म्स समझ में आ गई होंगी। वैसे तो हमने कुछ टर्म्स ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी, उसका हमने जस्ट रिवीजन करा और प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ उन्हें स्टडी करा है। अगर किसी को फिर भी कोई भी डाउट है किसी टर्म में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको सारे के सारे लेक्चर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को नेम कर सकते हैं, क्योंकि हर बार तो आप उसको केमिकली बोल के नहीं समझा सकते हो ना कि CuCN4-3 ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पर्टिकुलरली कोई नेम होगा, तो वो नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।